आप सबका आलोक सी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम तृतीय सेमेस्टर 2019 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का संपूर्ण हल बताएंगे। तो जैसा आपने इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का पेपर दे चुके हैं, आप जानते हैं ये 25 नंबर का आता है। इसका समय जो है 1 घंटे का होता है। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं कि केवल उनका जो पेपर आता है वो केवल थर्ड का आएगा। ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पेपर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का भी कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये जानते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा उसको भी हल्का फुल्का देख लेना चाहिए। अब आइए यहाँ देखते हैं कि 5 क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी रहता है और उसके बाद 6 से लेकर 11 तक जो है वो अति लघु उत्तरी होता है। फिर 7 से लेकर 18 तक दीर्घ उत्तरी जो 2 नंबर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 11 वो और 14 कुल मिला के जोड़ा जाए तो ये 25 नंबर का हुआ। और आपको पासिंग मार्क केवल 12 नंबर चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है पासिंग मार्क, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है। तो आते हैं कि बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन। तो वस्तुनिष्ठ में पहला क्वेश्चन है कि हरित लवक पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें हम देखते हैं कि चौथा ऑप्शन जो वनस्पति कोशिका का है ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये ग्राहम बेल है। इसको आप पढ़ चुके भी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। अब आता है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें जो है कोयला और हीरा भी दिया है। तो हीरा जो है कोयले से बनता है, तो हीरा जो है ये सही है। ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। तो इसमें कहते हैं वाष्पीकरण क्रिया। ये जो है द्रव को गैस में बदलती है। अब आता है कि पाँचवा है चना मटरों की जड़ों की मात्रा में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है इसका उत्तर राइजोबियम है। अब आता है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ये ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालता है और इससे तापमान बढ़ जाता है। तो ये हुआ आंसर आपका 6 का कि इसके बढ़ने से ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है और हमारे तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन अब आता है इसका 7वां क्वेश्चन। जड़ किसे कहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि समानता जड़ें जो है पौधों के लिए जल एवं लवणों का अवशोषण एवं पौधों की भूमि में बनाए रखने का कार्य करती हैं। किंतु कुछ जड़ें पौधे के लिए उक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट कार्य भी करती हैं। तो इसमें जो जड़ों का पाया गया ये ज़्यादातर मूसला जड़ होती हैं और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये क्वेश्चन आपका सेकंड सेमेस्टर का, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें आपने मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के तमाम रूपांतरण उसके बारे में पढ़ा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। जैसा हम उत्तोलक के विषय में हम पढ़े थे कि ये 3 प्रकार का होता है। तो इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अगर देखा जाए तो कैंची जो है वो हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएगी। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए।
पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक की बहुलक है और इसका उपयोग केबल पैकिंग, फिल्म आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो इस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आता है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो इसका उत्तर है ऊँट। क्योंकि मरुस्थलीय में जल आदि का संकट होता है भोजन का, तो इसके कुबड़ में जल और भोजन संचय होता है जो कई दिनों तक चलता है। दूसरी चीज़ है रेगिस्तान, इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, तो रेगिस्तान में या बालू वगैरह में चलने में सहायक होते हैं और वो इस अनुकूलन की क्षमता जो है ऊँट में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका उत्तर ऊँट होगा। अब बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ जो है 5 नंबर का था, अति लघु उत्तरी 6, 6, 5, 11। अब यहाँ देख रहे हैं जो लघु उत्तरी है वो कुछ 12 से 18 तक आता है। तो 12वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत वन संसाधन, जल संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन तथा भू संसाधन आदि इसके अंतर्गत आता है। ये 2 प्रकार का इसका वर्गीकरण किया है, नवीनीकरण, अनवीनीकरण। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि बहुत लंबा नहीं लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये प्राकृतिक संपदा के बारे में हुआ। अब आता है कि इसके संरक्षण क्या उपाय है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और विकास का संकल्प को पूरा करने के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे परमित्र तकनीक कहते हैं। ये प्राकृतिक संरक्षण हेतु इस तकनीक का उपयोग अपनाया जाना चाहिए। ये जो है कुछ तकनीक में एक आता है परिमित्र जैव तकनीक, तो इनके द्वारा हम प्राकृतिक संपदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब आता है ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन करो। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का संवहन और विकिरण। तो इसमें से एक विधि का वर्णन करना है, तो ऊष्मा का चालन। इसमें ऊष्मा एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कण में अपने स्थान से बिना हटे पहुंच जाता है। ऐसी क्रिया को हम ऊष्मा का चालन कहते हैं। जैसे यदि हम कोई छड़ आग में या कोयले में डालते हैं तो देखते हैं एक सिरा डालते हैं, दूसरा सिरा हाथ से पकड़ते हैं, तो ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालन विधि से हमारे हाथ तक पहुंचता है और छड़ गर्म महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवाएं इसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो होती हैं औषधियाँ, ये दूसरे जीवाणु को नष्ट करती हैं। इसका उदाहरण है क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन आदि है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के कार्य लिखिए। तो पत्तियों के जो प्रमुख कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाता है। पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। पौधों में से जो है पानी पत्तियों द्वारा वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। तो ये 2-3 कार्य लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 या 3 कार्य आपको लिखना है यहाँ पे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखो। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक का अनुपात एक नियतांक होता है या स्थिरांक होता है, तो इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अपवर्तन का नियम है। अगला है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यदि फोकस एफ हो, वक्रता केंद्र सी हो, दर्पण के पीछे होता है, अतः प्रतिबिंब में दो स्थितियां हो सकती हैं। उसमें से एक स्थिति का हमको वर्णन करना है। जब वस्तु अनंत हो, तो अनंत दूरी पर होने पर उसमें आने वाली किरणें जो है दर्पण के फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, तथा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। जब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर तथा दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ये हुआ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखना। सूक्ष्म जीवों का मानव हित में उपयोग होता है और इसका उपयोग भोजन के उत्पादन में होता है, जैसे दही, पनीर इत्यादि का बनना। इसके अलावा भोज्य पदार्थों का जो है खमीरीकृत, इसके लिए खमीर और यीस्ट का उपयोग करते हैं, जिससे भोजन में विशेष स्वाद आता है। तो कोई दो आप सूक्ष्मजीवों की उपयोगिता लिख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप पर शेयर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से एक प्लेलिस्ट आपका बन जाता है, जिसमें हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम आपको नए नए वीडियो आपको बनाते रहेंगे और भेजते रहेंगे।